मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद्य। वह इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज़ मिला दी थी कि खाली शराब वह शरबत की तरह गट गट पी जाता है और उस पर कोई खास असर नहीं होता। आँखों में लाल डोरे से झूलने लगते हैं, माथे की सीकने पसीने में भीग कर दमक उठती है, होठों का जहर और उजागर हो जाता है और बस होशो हवास बदस्तूर कायम रहते हैं। हैरान हूँ कि यह तरकीब मुझे पहले कभी क्यों नहीं सूझी। शायद सूझी भी हो और मैंने कुछ सोचकर इसे दबा दिया हो। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचकर कई बातों को दबा जाता हूँ। आज भी मुझे अंदेशा तो था कि वह पहले ही घूंट में जायका पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा, लेकिन ग्लास खत्म होते होते उसकी आंखें बुझने लगी थी और मेरा हौसला बढ़ गया था। जी मैं आया था कि उसी क्षण उसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन फिर नतीजों की कल्पना से दिल दहल कर रह गया था। मैं समझता हूँ कि हर बुजदिल आदमी की कल्पना बहुत तेज होती है, हमेशा उसे हर खतरे से बचा ले जाती है। फिर भी हिम्मत बांधकर मैंने एक बार सीधे उसकी ओर देखा जरूर था। इतना भी क्या कम है कि साधारण हालात में मेरी निगाहें सहमी हुई सी उसके सामने इधर उधर फड़फड़ाती रहती हैं। साधारण हालात में मेरी स्थिति उसके सामने बहुत असाधारण रहती है। खैर, अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और सिर झूल रहा था। एक ओर लुढ़क कर गिर जाने से पहले उसकी बाहें दो लदी हुई ढीली टहनियों की सुस्त सी उड़ान के साथ मेरी ओर उठाई थी। उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि वह दम तोड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मुझी किसी भी क्षण उछल कर खड़ा हो सकता है। होश संभालने पर वह कुछ कहेगा नहीं, उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। बातें वह उस जमाने में भी बहुत कम किया करता था, लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया हो। उसकी गूंगी और हेलना की कल्पना मात्र से मुझे दहशत हो रही है। कहा न कि मैं एक बुजुर्ग इंसान हूँ। वैसे मैं न जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अरसे की अलहदगी के बाद अब मैं उसके आतंक से पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ। इसी खुशफहमी में शायद उस रोज़ उसे मैं अपने साथ ले आया था। शायद मन में कहीं उस पर रोब गांठने, उसे नीचा दिखाने की दुराशा भी हो रही है। हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वह मेरी जाती जागती खूबसूरत बीवी, चहकते मटकते तंदुरुस्त बच्चों और आरास्ता पैरास्ता आलीशान कोठी को देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी। शायद मैं उस पर यह साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा छुड़ा लेने के बाद किस खुशगवार हद तक मैंने अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया है। लेकिन ये सब लंगड़े बहाने हैं। हकीकत शायद यह है कि उस रोज़ मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वह खुद ही मेरे साथ चला आया था। जैसे मैं उसे नहीं बल्कि वह मुझे नीचा दिखाना चाहता हूँ। जाहिर है कि उस समय यह बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई होगी। मौके पर ठीक बात मैं कभी नहीं सोच पाता। यही तो मुसीबत है। वैसे मुसीबतें और भी बहुत हैं, लेकिन उन सब का जिक्र यहाँ बेकार होगा। खैर, माला के सामने उस रोज़ मैंने इसी किस्म की कोई लगड़ी सफाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वह उसे देखते ही बिफर उठी थी। सबसे पहले अपनी बेवकूफ़ी और सारी स्थिति का एहसास शायद मुझे उसी क्षण हुआ था। मुझे उस कमबख्त से वहीं घर से दूर उस सड़क के किनारे किसी न किसी तरह निपट लेना चाहिए था। अगर अपनी उस सहमी हुई खामोशी को तोड़कर मैंने अपनी तमाम मजबूरियां उसके सामने रख दी होती, माला एक खाका सा खींच दिया होता, साफ साफ उससे कह दिया होता, देखो गुरु, मुझ पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ दो, तो शायद वहीं हम किसी समझौते पर पहुंच जाते। और नहीं तो वह मुझे कुछ मोहलत तो दे ही देता। छुट्टे ही दो मोर्चों को एक साथ संभालने की दिक्कत तो पेश ना आती।
कुछ भी हो, मुझे उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अब यह सारी समझदारी बेकार थी। माला और वह एक दूसरे को यूं घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जाने दुश्मन हो। एक क्षण के लिए मैं यह सोचकर आश्वस्त हुआ था कि माला सारी स्थिति खुद संभाल लेगी, और फिर दूसरे ही क्षण में माला की लानत मलामत की कल्पना कर सहम आया गया था। बात को मजाक में घोल देने की कोशिश में मैंने एक खास गिलगिले लहजे में, जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौक़ों के लिए सुरक्षित रहता है, कहा था, डार्लिंग, जरा रास्ता तो छोड़ो कि हम बहुत लंबी सैर से लौटे हैं। जरा बैठ जाओ तो जो सजा जी में आए दे देना। वह रास्ते से तो हट गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी और न ही उसने मुझे बैठने दिया था। साथ ही उस मुर्दार ने मेरी तरफ यूं देखा था जैसे कह रहा हो, तो तुम वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए हो। और खुद मैं उन दोनों की तरफ यूं देख रहा था जैसे एक की नज़र बचाकर दूसरे से कोई साजिशी संबंध पैदा कर लेने की ख्वाहिश हो। फिर माला ने मौका पाते ही मुझे अलग से जाकर डांटना डपटना शुरू कर दिया था। मैं पूछती हूँ कि यह तुम किस आवारा गर्द को पकड़कर साथ ले आए हो? जरूर कोई तुम्हारा पुराना दोस्त होगा, है ना? इतने बरस शादी को हो चले, लेकिन तुम अभी तक वैसे के वैसे ही रहे। मेरे बच्चे उसे देखकर क्या कहेंगे? पड़ोसी क्या सोचेंगे? अब कुछ बोलोगे भी? मैं हैरान था कि क्या बोलूं। माला के सामने मैं बोलता कम हूँ। ज़रा समय तोलने में ही बीत जाता है। उसका मिजाज और बिगड़ जाता है। वैसे उसका गुस्सा बजा था। उसका गुस्सा हमेशा बजा होता है। हमारी कामयाब शादी की बुनियाद भी इसी पर कायम है। उसकी हर बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी हर गलती को चुपचाप और फौरन कबूल कर लेता हूँ। ऊपर से वह कुछ भी क्यों न कहे, उसे मेरी फरमाबरदारी पर पूरा भरोसा है। बीच बीच में महज मुझे खुश कर देने के ख्याल से वह इस किस्म की शिकायतें ज़रूर कर दिया करती है। तुम्हें न जाने हर मामूली बात पर मेरे खिलाफ डट जाने में क्या मज़ा आता है। मानती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हो, लेकिन कभी कभी मेरी बात रखने के लिए ही सही। मुझे उसके ये झूठे उलाहने बहुत पसंद हैं। गो मैं उनसे ज़्यादा खुश नहीं हो पाता, फिर भी वह समझती है कि इनसे मेरा भ्रम बना रहता है, और मैं जानता हूँ कि बागडोर उसी के हाथ में रहती है और यह ठीक ही है। तो माला दांत पीस कर कह रही थी, अब कुछ बोलोगे भी? मेरे बच्चे पार्क से लौटकर इस मनहूस आदमी को बैठक में बैठा देखेंगे तो क्या कहेंगे? उन पर क्या असर होगा? उफ, इतना गंदा आदमी, सारा घर महक रहा है। बताओ ना, मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी? अब जाहिर है कि मैं माला को कुछ भी नहीं बता सकता था, सो मैं सिर झुकाए खड़ा रहा और वह मुंह उठाए बहुत देर तक बरसती रही। वैसे यहाँ यह साफ कर दूं कि वे बच्चे माला अपने साथ नहीं लाई थी। वे मेरे भी उतने ही हैं जितने कि उसके। लेकिन ऐसे मौक़ों पर वह हमेशा मेरे बच्चे कहकर मुझसे उन्हें यूं अलग कर लिया करती है जैसे कोई कीचड़ से लाल निकाल रहा हो। कभी कभी मुझे इस बात पर बहुत दुख भी होता है, लेकिन फिर ठंडे दिल से सोचने पर महसूस होता है कि शारीरिक सच्चाई कुछ भी हो, रूहानी तौर पर हमारे सभी बच्चे माला के ही हैं। उनके रंग ढंग में मेरा हिस्सा बहुत कम है और यह ठीक ही है। अगर वे मुझ पर जाते तो उन्हें भी मेरी तरह सीधा होने में न जाने कितनी देर लग जाती। मैं खुश हूँ कि उनका भविष्य खूब रोशन है और उस रोशनी में मेरी हाथ बस इतना ही है कि मैं उनका कानूनी और शायद जिस्मानी बाप हूँ। उनके लिए पैसे कमाता हूँ और दिलो जान से उनकी माँ की सेवा में दिन रात जुटा रहता हूँ। खैर, कुछ देर यूं ही सिर नीचा किए खड़े रहने के बाद आखिर मैंने निहायत आजीजाना आवाज़ में कहना शुरू किया था, अरे भाई, मैं तो उस कमबख्त को ठीक तरह से पहचानता भी नहीं, उससे दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो न जाने मेरे फिक्रे का अंत क्यों कर होता है, शायद होता भी नहीं। लेकिन माला ने
बीच में ही पांव पटक कर कह दिया, झूठ, सरासर झूठ। यह कहकर वह अंदर चली गई और मैं कुछ देर तक और वहीं सिर नीचा किए खड़ा रहने के बाद वापस उस कमरे में लौट आया जहां बैठा वह बीड़ी पी रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे सब जानता हो कि मैं किस मरहले से गुजर कर आ रहा हूँ। अब हुआ दरअसल यह था कि उस शाम माला से कुछ दूर अकेला घूम आने की इजाज़त मांगकर मैं यूं ही बिना मतलब घर से बाहर निकल गया था। आमतौर पर वह ऐसी इजाज़तें आसानी से नहीं देती और न ही मैं मांगने की हिम्मत कर पाता हूँ। बिना मतलब घूमना उसे बहुत बुरा लगता है। कहीं भी जाना हो, किसी से भी मिलना हो, कुछ भी करना या न करना हो, मतलब का साफ और सही फैसला वह पहले से ही कर लेती है। ठीक ही करती है, मैं उसकी समझदारी की दाद देता हूँ। वैसे घर से दूर अकेला मैं किसी मतलब से भी नहीं जा पाता। माला की सोहबत की कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है कि उसके बिना सब सूना सूना सा लगता है। जब वह साथ रहती है तो किसी किस्म की का कोई ऊल जुलूल विचार मन में उठ ही नहीं पाता। हर चीज़ ठोस और बाम मतलब दिखाई देती है। अंदर की हालत ऐसी रहती है जैसे माला के हाथों सजाया हुआ कोई कमरा हो जिसमें हर चीज़ करीने से पड़ी हो, बेकायदगी की कोई गुंजाइश न हो। और जब वह साथ नहीं होती तो वही होता है जो उस शाम हुआ, या फिर उसी किस्म का कोई और हादसा, क्योंकि उससे पहले वैसी बात कभी नहीं हुई थी। तो उस शाम न जाने किस धुन में मैं घर से बहुत दूर निकल गया था। आमतौर पर घर से दूर रहने पर भी मैं घर ही के बारे में सोचता रहता हूँ, इसलिए नहीं कि घर में किसी किस्म की कोई परेशानी है। गाड़ी न सिर्फ चल रही है बल्कि खूब चल रही है। बागडोर जब माला जैसी औरत के हाथ में हो तो चलेगी नहीं तो और करेगी भी क्या। नहीं, घर में कोई परेशानी नहीं। अच्छी तनख्वाह, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे बारसूख दोस्त, उनकी बीवियां भी खूब हट्टी कट्ठी और अच्छी, अच्छा सरकारी मकान, अच्छा खुशनुमा लॉन, पास पड़ोस भी अच्छा। महंगाई के बावजूद दोनों वक्त अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर और अच्छी बिस्तरी ज़िंदगी। मैं पूछता हूँ, इस सब के अलावा और चाहिए भी क्या एक अच्छे इंसान को। फिर भी अकेला होने पर घरेलू मामलों को बार बार उलट पलट कर देखने से वैसा ही इत्मीनान मिलता है जैसा किसी भी सेहतमंद आदमी को बार बार आईने में अपनी सूरत देखकर मिलता होगा। मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कट जाता है, ऊब नहीं होती। यह भी माला के ही सुप्रभाव का फल है, नहीं तो यह जमाना था कि मैं हरदम ऊब का शिकार रहा करता था। हो सकता है कि उस शाम दिमाग कुछ देर के लिए उसी गुजरे हुए ज़माने की ओर भटक गया हो। कुछ भी हो, मैं घर से बहुत दूर निकल गया था और फिर अचानक वह मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। महसूस हुआ था जैसे मुझे अकेला देखकर घाट में बैठे हुए किसी खतरनाक अजनबी ने ही रास्ता रोक लेना चाहा हो। मैं ठिठक कर रुक गया था। उसकी सूती हुई आंखों से फिसलकर मेरी निगाह उसकी मुस्कुराहट पर जा टिकी थी, जहां अब मुझे उसके साथ बिताए हुए सारे गर्द आलूद जमाने की एक टिमटिमाती हुई सी झलक दिखाई दे रही थी। महसूस हो रहा था कि बरसों तक रूपोस रहने के बाद फिर मुझे पकड़कर किसी के सामने पेश कर दिया गया हो। मेरा सिर इस पेशी के ख्याल से दबकर झुक गया था। कुछ या शायद कितनी ही देर तक शाम के उस नंगे और आवारा अंधेरे में एक दूसरे से रूबरू खड़े रहे थे। अगर कोई तीसरा उस समय देख रहा होता तो शायद समझता कि हम किसी लाश के सिरहाने खड़े कोई प्रार्थना कर रहे हैं या एक दूसरे पर झपट पड़ने से पहले किसी मंत्र का जाप। वैसे यह सच है कि उसे पहचानते ही मैंने माला को याद करना शुरू कर दिया था कि हर संकट में मैं हमेशा उसी का नाम लेता हूँ। साथ ही वहाँ से दुम दबाकर भाग उठने की ख्वाहिश भी मन में उठती रही थी। एक उड़ती हुई सी तमन्ना यह भी हुई थी कि वापस घर लौटने के बजाय चुपचाप उस कमबख्त के साथ हो लूँ, जहाँ वह ले जाना चाहे चला जाऊँ और माला को खबर तक न हो। इस विचार पर तब भी बहुत चौंका था और अभी तक हैरान हूँ, क्योंकि आखिर उसी से पीछा छुड़ाने के लिए ही तो मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर आज से कुछ बरस पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत न की होती तो, लेकिन उस
भागने को बगावत का नाम देकर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। मैंने सोचा था और मेरा मुंह शर्म के मारे जल उठा था। मेरा मुंह अक्सर इस आग में जलता रहता है। उस हरामजादे ने ज़रूर मेरी सारी परेशानी को भांप लिया होगा। उससे मेरी कोई कमजोरी छिपी नहीं और उससे भागकर माला की गोद में पनाह लेने की एक बड़ी वजह यही थी। उसकी हंसी में मुझे सूखे पत्तों की हैबतनाक खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी और उस खड़खड़ाहट में उसके साए में गुजारे हुए जमाने की बेशुमार यादें आपस में टकरा रही थी। बड़ी मुश्किल से आंख उठाकर उसकी ओर देखा था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। मैं बिदक कर 2 कदम पीछे हट गया था और उसकी हंसी और ऊंची हो गई थी। कसे हुए दांतों से मैंने उसकी आंखों का सामना किया था। अपना हाथ उसके खुरदरे हाथ में देते हुए और उसकी सांसों को बदबूदार हरारत अपने चेहरे पर झेलते हुए मैंने महसूस किया था जैसे इतनी मुद्दत आज़ाद रह लेने के बाद फिर अपने आप को उसके हवाले कर दिया हो। अजीब बात है, इस एहसास से जितनी तकलीफ़ मुझे होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं थी। शायद हर भगोड़ा मुजरिम दिल से यही चाहता है कि कोई उसे पकड़ ले। घर पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई थी। अपनी अपनी खामोशी में लिपटे हुए हम धीमे धीमे चल रहे थे, जैसे कंधों पर कोई लाश उठाए हुए हों। जब माला की डांट डपट सुन लेने के बाद मुंह बनाए मैं वापस बैठक में लौटा तो वह बदजात मज़े में बैठा बीड़ी पी रहा था। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ जैसे वह कमरा उसी का हो। फिर कुछ संभाल कर उससे नज़र मिलाए बिना मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, पंखे को और तेज कर दिया। एक झुंझलाई हुई ठोकर से उसके जूतों को सोफे के नीचे ढकेल दिया। रेडियो चलाना ही चाहता था कि उसकी फटी हुई हंसी सुनाई दी और मैं बेबस हो उससे दूर हटकर चुपचाप बैठ गया। जी में आया कि हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाऊं, सारी हकीकत सुनाकर कह दूं, देखो दोस्त, अब मेरे हाल पर रहम करो और माला के आने से पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। कहा भी होता तो सिवाय एक और जहरीली हंसी के उसने मेरी अपील का कोई जवाब न दिया होता। वह बहुत जालिम है, हर बात की तह तक पहुँचने का कायल और भावुकता से उसे सख्त नफरत है। उसे कमरे का जायजा लेते देख मैंने दबी निगाह से उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। टांगे समेटे वह सोफे पर बैठा हुआ एक जानवर सा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत सख्ता दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ल अब भी मुझसे कुछ कुछ मिलती थी। इस विचार से मुझे कुफ्त भी हुई और एक अजीब किस्म की खुशी भी महसूस हुई। एक जमाना था जब वही एकमात्र मेरा आदर्श हुआ करता था, जब हम दोनों घंटों एक साथ घूमा करते थे, जब हमने बार बार कई नौकरियों से एक साथ इस्तीफे दिए थे, कुछ एक से एक साथ निकाले गए थे, जब हम अपने आप को उन तमाम लोगों से बेहतर ऊंचा समझते थे जो पीटी पिटाई लकीरों पर चलते हुए अपनी सारी ज़िंदगी एक बदनुमा और रिवायती घरौंदे की तामीर में बर्बाद कर देते हैं, जिनके दिमाग हमेशा उस घरौंदे की चार दीवारी में कैद रहते हैं, जिनके दिल सिर्फ अपने बच्चों की किलकारियों पर ही झूमते हैं, जिनकी बेवकूफ़ बीवियां दिन रात उन्हें तिगनी का नाच नचाती हैं और जिन्हें अपनी सफ़ेद पोशी के अलावा और किसी बात का कोई गम नहीं होता। कुछ देर मैं उस जमाने की याद में डूबा रहा। महसूस हुआ जैसे वह फिर उसी दुनिया से एक पैगाम लाया हो, फिर मुझे उन्हीं रोमानी वीरानों में भटका देने की कोशिश करना चाहता हो जिनसे भागकर मैंने अपने लिए एक फूलों की सेज सवार ली थी, जिस पर माला करीब हर रात मुझसे मेरी फरमाबरदारी का सबूत तलब किया करती है और जहां मैं बहुत सुखी हूँ। वह मुस्कुरा रहा था जैसे उसने मेरे अंदर झांक लिया हो। उसे इस तरह आसानी से अपने ऊपर काबिज होते देख मैंने बात बदलने के लिए कहा, कितने रोज़ यहाँ ठहरोगे? उसकी हंसी से एक बार फिर हमारे घर की सजी संवरी फिजा दहल गई और मुझे खतरा हुआ कि माला उसी दम वहाँ पहुंचकर उसका मुंह नोच लेगी। लेकिन यह खतरा इस बात का गवाह है कि इतने वर्षों की दास्ता के बावजूद मैं अभी तक माला को पहचान नहीं पाया। थोड़ी ही देर में वह एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहने मुस्कुराती इठलाती हुई हमारे सामने आ खड़ी हुई। हाथ जोड़कर बड़े दिलफरेब अंदाज में नमस्कार करती हुई बोली, आप बहुत थके हुए दिखाई देते हैं, मैंने गर्म पानी रखवा दिया है, आप वाश कर लें तो कुछ पी कर
ताजाद हो जाए, खाना तो हम लोग देर से ही खाएंगे। मैं बहुत खुश हुआ। अब मामला माला ने अपने हाथ में ले लिया था और मैं यूं ही परेशान हो रहा था। मन हुआ कि उठकर माला को चूम लूं। मैंने कनखियों से उस हरामजादे की तरफ देखा। वह वाकई सहमा हुआ सा दिखाई दिया। मैंने सोचा, अब अगर वह खुद ब खुद ही न भाग उठा तो मैं समझूंगा कि माला की सारी समझ, सीख और रूप रंग बेकार है। कितना लुत्फ आए अगर वह कमबख्त भी भाग खड़ा होने के बजाय माला के दांव में फंस जाए और फिर मैं उससे पूछूं, अब बता साले, अब बात समझ में आई? मैंने आंखें बंद कर ली और उसे माला के इर्द गिर्द नाचते हुए, उस पर फिदा होते हुए, उसके साथ लेटे हुए देखा। एक अजीब राहत का एहसास हुआ। आंखें खोली तो वह गुसल खाने में जा चुका था और माला झुकी सोफे को ठीक कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी तनी हुई सूरत से घबराकर नज़रें झुका ली। जाहिर था कि उसने अभी मुझे माफ़ नहीं किया था। नहाकर वह बाहर निकला तो उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे। इस बीच माला ने बियर निकाल ली थी और उसका ग्लास भरते हुए पूछ रही थी, आप खाने में मिर्च कम लेते हैं या ज़्यादा? मैंने बहुत मुश्किल से हंसी पर काबू किया। उस साले को खाना ही कब मिलता होगा, मैं सोच रहा था और माला की होशियारी पर खुश हो रहा था। कुछ देर हम बैठे पीते रहे। माला उससे घुल मिलकर बातें करती रही, उससे छोटे छोटे सवाल पूछती रही। उसको यह शहर कैसा लगा, बियर ठंडी तो है ना, आप अपना सामान कहाँ छोड़ाए? और वह बगले झांकता रहा। हमारे बच्चों ने आकर अपने अंकल को ग्रीट किया, बारी बारी उसके घुटनों पर बैठकर अपना नाम वगैरह बताया, एक दो गाने गाए और फिर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चले गए। माला की मीठी बातों से यूँ लग रहा था जैसे हमारे अपने ही हल्के का कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ ठहरा हो और उसकी बड़ी सी गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने खड़ी हो। मैं बहुत खुश था और जब माला खाना लगवाने के लिए बाहर गई तो उस शाम पहली बार मैंने बेधड़क उस कमीने की तरफ देखा। वह 3-4 गिलास बियर के पी चुका था और उसके चेहरे की जर्दी कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में माला के बाहर जाते ही फिर वही जहर और चैलेंज आ गया था और मुझे महसूस हुआ जैसे वह कह रहा हो, बीवी तुम्हारी मुझे पसंद है, लेकिन बेटे उसे खबरदार कर दो, मैं इतना पिलपिला नहीं जितना वह समझती है। एक क्षण के लिए फिर मेरा जोश कुछ ढीला पड़ गया। लगा जैसे बात इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं। याद आया कि खूबसूरत और शौक औरतें उस ज़माने में भी उसे बहुत पसंद थी, लेकिन उनका जादू ज़्यादा देर तक नहीं चलता था। फिर भी मैंने सोचा, बात अब मेरे हाथ से निकल गई है और सिवाय इंतज़ार के मैं और कुछ नहीं कर सकता था। खाना उस रोज़ बहुत उम्दा बना था और खाने के बाद माला खुद उसे उसके कमरे तक छोड़ने गई थी। लेकिन उस रात मेरे साथ माला ने कोई बात नहीं की। मैंने कई मजाक किए, कहा नहा धोकर वह काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्यों? बहुत छेड़छाड़ की, कई कोशिशें की कि सुलहनामा हो जाए, लेकिन उसने मुझे अपने पास फटकने नहीं दिया। नींद उस रात मुझे नहीं आई, फिर भी अंदर से मुझे इत्मीनान था कि किसी न किसी तरह माला दूसरे रोज़ उसे भगा सकने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला। माना कि माला बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, बहुत मनमोहिनी है, लेकिन उस हरामजादे की ढिठाई का भी कोई मुकाबला नहीं। 3 दिन तक माला उसकी खातिर तवाजो करती रही। मेरे कपड़ों में वह अब बिल्कुल मुझ जैसा हो गया था और नज़र यूँ आता था जैसे माला के 2 पति हों। मैं तो सुबह सवेरे गाड़ी लेकर दफ्तर को निकल जाता था, पीछे उन दोनों में न जाने क्या बातें होती थी, लेकिन जब कभी उसे मौका मिलता वह मुझे अंदर ले जाकर डांटने लगती, अब यह मुर्दार यहाँ से निकलेगा भी कि नहीं? जब तक यह घर में है हम किसी को न तो बुला सकते हैं न किसी के यहाँ जा सकते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि इसे बात करने तक की तमीज़ नहीं। आखिर यह चाहता क्या है? मैं उसे क्या बताता कि वह क्या चाहता है? कभी कहता थोड़ा सब्र और करो, अब जाने की सोच ही रहा होगा। कभी कहता क्या बताऊं, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। कभी कहता तुमने खुद ही तो उसे सिर पर चढ़ा लिया है, अगर तुम्हारा बर्ताव रूखा होता तो।
माला ने अपना बर्ताव तो नहीं बदला, लेकिन चौथे रोज अपने बच्चों सहित घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ चली गई। मैंने बहुतेरा रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उस रोज वह कमबख्त बहुत हंसा था, जोर जोर से, बार बार। आज माला को गए 5 रोज हो गए हैं। मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया है। वह फिर अपने असली रंग में आ गया है। मेरे कपड़े उतार कर उससे फिर अपना वह मैला सा कुर्ता पजामा पहन लिया है। कहता कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह क्या चाहता है। यह मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वह चली गई है। बेहतर यही है कि उसके लौटने से पहले तुम भी यहाँ से भाग चलो। उसकी चिंता मत करो, वह अपना इंतजाम खुद कर लेगी। और आज आखिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने में कामयाब हो गया हूँ। अब मेरे सामने 2 ही रास्ते हैं। एक यह कि होश आने से पहले मैं उसे जान से मार डालूं, और दूसरा यह कि अपना ज़रूरी सामान बांध कर तैयार हो जाऊं, और ज्यों उसे होश आए हम दोनों फिर उसी रास्ते पर चल दें जिससे भागकर कुछ बरस पहले मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर माला इस समय यहाँ होती तो वह कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेती, लेकिन वह नहीं है, और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई।